नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपकी हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। इसका सही जवाब है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। लोहे का उपयोग वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है। इसका सही जवाब है सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किया गया है और सिंधु नदी के बाद सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। जो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जो कि वे अंतिम तीर्थकर थे। उनसे पहले पार्श्वनाथ थे और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। तो अगला सवाल देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। वही वाला सवाल आ गया जो अभी हमने बताया था। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे, जिनका एक अन्य नाम आदिनाथ भी है। चलिए अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो 1563 ईसा पूर्व हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। तो अगला सवाल देखते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो जो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, जिसके बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही जवाब है महापद्मनंद। महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। तो अगला सवाल देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और जो सलाहकार थे वे कौटिल्य थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक प्रमुख रचना थी अर्थशास्त्र। अगला सवाल देखते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा। तो जो अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो 261 पूर्व लड़ा था। इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अगला सवाल देखते हैं कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी तीनों लिपियों में लिखे गए हैं। जो सबसे अधिक जो लिखे गए हैं वो खरोष्टी में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था। तो जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक जो था वो सिकंदर था, जिसने 300 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो इंडिका पुस्तक है
वो मेगस्थनीज ने लिखी थी, जो कि एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। तो अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये प्रश्न हर बार रिपीट होता रहता है। अगला सवाल देखते हैं कि कालिदास किसके दरबार में थे? तो जो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। अगला सवाल देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारत का प्राचीन विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। तो अगला सवाल देखते हैं कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो आर्यभट्ट जो थे वो गणित एवं खगोल शास्त्र से संबंधित हैं और उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की थी जिसका नाम था आर्यभटीय। अगला सवाल देखते हैं कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो कि महाराष्ट्र में पाई गई हैं। ये बौद्ध चित्रकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल देखते हैं कि हुएन सांग भारत कब आया था? तो ये हुएन सांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? जो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। तो अगला सवाल देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जहां से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पुरोहित राजा के अवशेष भी मिले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं कि द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? जो सिंधु सभ्यता में जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ था वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोज है। अगला सवाल देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो जो ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। कई कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे तथा कई ग्राम मिलकर के एक विश्व बनाते थे। तो अगला सवाल देखते हैं कि सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? जो सभा और समिति का जो उल्लेख मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है। ये वैदिक काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी। तो अगला सवाल देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे और जो 24वें यानी अंतिम तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी थे और पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।